वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी नफ्सियात के हवाले से मामला और मसाइल पर। ये प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट आज के दिन है ये हमारा बड़ा स्पेशल होता है और हमारी कोशिश होती है मुख्तलिफ आपके जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और ख़बर ये भी है मुख्तलिफ़ किस्म के अब जो वबाई अमराज हैं वो दोबारा से सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर किया जाएगा। बहुत सारी ऐसे बीमारियां या वबाई अमराज हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। मंकी पॉक्स और इस तरह के जो केसेस हैं वो दुनिया में अब सामने आना शुरू हो गए। बहरहाल अब शायद हमें कोरोना वायरस के बाद तो ये बात समझ में आ गई है कि हमें कैसे एहतियात रखनी है और इन सारे मामलात से जो है वो बिल्कुल भी ख़बरों में चाहे आपको दिखाया जाए या बताया जाए किसी भी सूरत में इससे परेशान नहीं होना। हाँ, एहतियात बहरहाल ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस मौसम में जो पूरे मुल्क में इस वक्त बरसात का जो मौसम है इसके बाद जो बीमारियां हैं वो वैसे ही बढ़ जाती हैं पानी की वजह से और दीगर मामलात की वजह से। खाने का सही इस्तेमाल नहीं करते, खुली फ़ज़ाओं पर जाकर खाना और इस तरह गंदगी के ढेर, ये बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। तो अगर इन चीज़ों की एहतियात रखेंगे तो इन बीमारियों से यकीनन महफूज रह सकेंगे। और बहरहाल नफ्सियात के हवाले से जैसे मैंने कहा कि इस सेगमेंट में बात होगी तो बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और नफ्सियात के जो मसाइल हैं इसकी बहुत सारी अशकाल हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिससे हम अभी तक नहीं इसको समझ पाए। अभी कुछ देर पहले मौजूद मेहमान हमारे उनको भी खुशामदीद कहूँगा, अभी जब बात हो रही थी तो यही चीज़ सामने आई कि ज़्यादा पुरानी इसकी तारीख़ नहीं है। नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं इनके ऊपर कैसे काम किया गया, कैसे तहकीक हुई, ये सारे मामलात इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा इस हवाले से भी बात करूँ। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे मौजूद मेहमान जो कि एक माहिर साइकियाट्रिस्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जैसे ये हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताया जाए कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आयरलैंड में जब आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी जब पेशेंट्स को जिस तरह ट्रीट किया जाता था वो मोरलेस ऐसा ही था जैसे बहुत सारे अभी यहाँ पर इस तरह हैं। पेशेंट को रखते थे, बड़े हॉस्टाइल उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी। तो अब मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात हो कि उसका एवोल्यूशन जो हुआ वो कैसे हुआ और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया। पहले थोड़ा सा ये बताएं ताकि हमें समझ में आए कि हमें ज़्यादा देर नहीं हुई है, अब हम मामलात को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। यासिर, एक तो मैं आई फील ब्लेस्ड कि एक माय फादर वाज अ साइकियाट्रिस्ट। ही जी वाज वन ऑफ द पायनियर्स के जो पहले 3 कराची में साइकियाट्रिक सेंटर्स या हॉस्पिटल्स ओपन हुए 69-70 में, उनमें से एक यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल था एंड ही वाज अ वंडरफुल साइकियाट्रिस्ट। मैंने डॉक्टर बनने से पहले, इवन मैट्रिक करने से पहले, जब मैं बचपन में जाता था अपने फादर के साथ, वो क्लिनिक्स में वो पेशेंट देख रहे होते थे, तो मैंने वो एक्सपीरियंसेस ऑब्ज़र्व किए, देखे जब मेरा फादर देखा करते थे पेशेंट 1970s में और 1980s में। सो दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। साइकियाट्री वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन वो तो पाकिस्तान की बात है। 1993 में मैंने एमबीबीएस किया, 94 मैंने हाउस जॉब कंप्लीट की, 95 आई वाज इन आयरलैंड। मैं फ़ौरन चला गया था पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। और जब मैं वहाँ मूव किया, मेरी फ़र्स्ट रोटेशनल ट्रेनिंग स्कीम जिसे कहते हैं कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जब आप जूनियर डॉक्टर होते हैं, मेरा फ़र्स्ट एक्सपोजर जो था वो आवर लेडीज़ हॉस्पिटल एनिस काउंटी क्लेयर में था। इट वाज अ स्मॉल टाउन क्लोज टू लिमरिक सिटी इन आयरलैंड, और बहुत बड़ा असाइलम था। ऐसे जैसे हज़ारों पेशेंट्स जो है ना वहाँ पर रखे गए थे, और ऐसे पेशेंट्स थे जो 20-20, 30-30 सालों से वहाँ थे। अच्छा, वो एक पॉइंट था जब साइकाइट्री चेंज हो रही थी वेस्ट में, यूके में, आयरलैंड में। वो इस कंक्लूजन में पहुँचे थे कि इतने बड़े बड़े असाइलम्स में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में रखने से बेहतर है कि साइकाइट्री को मेन स्ट्रीम लाइन का हिस्सा होना चाहिए। ये भी मेडिसिन है, ये बड़े जनरल हॉस्पिटल में स्मॉल यूनिट्स होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स नहीं होने चाहिए। पेशेंट्स को जल्दी ठीक करके वापस कम्युनिटी में भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी वापस जाएंगे उतने वो काम कर सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ रह सकेंगे, उनकी प्रोग्नोसिस बेहतर होगी। तो ये सारे ख्यालात चेंज हो रहे थे 1970s, 80s, 1990s में। बिल्कुल ठीक। तो मैंने वो टाइम देखा है फॉर्चुनेटली कि एक असाइलम में काम किया,
और बल्कि मेरा एक एक्सपोजर तो ऐसा रहा जहाँ पे मेरी बहस हो गई थी वहाँ के डायरेक्टर के साथ। और मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जी। क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया, इट वाज द टाइम जब पुरानी दवाइयाँ जो 1970s 60s 70s और 80s की दवाइयाँ थीं, वो पुरानी होने लगी थीं और नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होने लगी थीं 1990s के शुरू में 93 94 में। रेस्पिराडोन वाज वन ऑफ द फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो आई थी। कंपैरेटिवली महंगी थी और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम थे और बिल्कुल नई आई थी, तो अभी साइकाइट्रिस्ट का भी इतना एक्सपोजर नहीं था, इवन एक्सपीरियंस साइकाइट्रिस्ट का। मैं तो अभी जूनियर ही था, अभी जी स्टार्ट ही जी। मैं कर रहा था। तो जब मुझे वहाँ मौका दिया गया कि एक ऐसे यूनिट में काम करूँ आयरलैंड में जहाँ पे 25-30 सालों से पेशेंट्स बंद पड़े हुए हैं, जो पुराने ज़माने की दवाइयाँ ले रहे हैं और उनकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो आवाज़ें सुनते हैं, लोगों को दुश्मन समझते हैं, अकेले कोने में खुद अकेले में बात कर रहे होते हैं और बाहर निकलना भी नहीं चाहते, उनको डर और खौफ है और उनको लॉक करके रखा जाता है कि वो भाग ना जाएं कहीं। तो मैंने क्या किया कि दवाइयाँ चेंज करनी शुरू की, पुरानी दवाइयाँ बंद की और नई दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी। रेस्पिडोन और ओlanzapine दोनों ही आ गई थी उस टाइम पे, तकरीबन 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे कॉल आ गई फार्मासिस्ट की, वहाँ की जो हेड फार्मासिस्ट, बहुत नाराज़। कहेंगे ये डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है इतनी महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। फार्मासिस्ट कॉल करके फार्मासिस्ट के डॉक्टर को ये पूछता है कि आप महंगी दवाई लिख रहे हैं। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि देखिए बात ये कि ये पेशेंट्स तो 25-30 सालों से बीमारियां पड़े हुए हैं, अगर नई दवाइयां आई हैं मॉडर्न, तो अगर हम ये ट्राई नहीं करेंगे, उनको उन्हीं दवाइयों पे रखेंगे जिस पे वो ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा आप इनको यहाँ रखने का। मेरे अंदाजे से तो आपकी लॉन्ड्री की कॉस्ट, उनके खाने पीने की कॉस्ट, इस अकोमोडेशन की कॉस्ट जो आप खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा है, दवाइयाँ ज़्यादा कीमती हैं उनके लिए। बिल्कुल ठीक। उसने शिकायत वहाँ के डायरेक्टर को कर दी कि जी ये एक नया जूनियर डॉक्टर आया है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि महंगी दवाइयाँ लिख रहा है। डायरेक्टर ने मुझे बुला लिया, मैंने सेम आर्ग्यूमेंट डॉक्टर मैकेनर्नी थी वहाँ पर मेन हेड, उनको उनके सामने रख लिया। थोड़ी सी वो कन्फ्यूज़ हुई, दोनों तरफ देखा, कहने देखा हमारा भी बजट है। अब जो शिकायत कर रही थी फार्मासिस्ट वो आयरिश थी, मैं पाकिस्तानी डॉक्टर, पहली दफ़ा गया था, यंग था, अप्रोच चाहे मेरी सही हो गलत हो उस वक्त के हिसाब से, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच। तो मैं इसलिए स्टोरी सुना रहा हूँ कि ऐसे मुल्क में जिसको हम एडवांस समझते हैं, हम सिर्फ समझते हैं बहुत आगे हैं, जी। जस्ट गोइंग बैक 30 years ago जब मैंने ये कोशिश की, तो ये मुझे सबसे बड़ा हर्डल आया कि क्यों आप ये दवाइयाँ लिख रहे हैं। सेम मेरे को प्रॉब्लम हुआ जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। यही दवाई डेपो में इंजेक्टेबल फॉर्म में रिलीज हुई थी पहली दफ़ा और एक इंजेक्शन $300-400 का था, लेकिन रिजल्ट्स वर फैसिनेटिंग, वंडरफुल। तो मैंने जब पुराने डेपो जिनकी या इंजेक्शन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, उसको चेंज करके नए इंजेक्शंस लेने की कोशिश की, मुझे सेम रेजिस्टेंस मेलबर्न में मिली। आई सी। और ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ 2004। तो ये हमसे बहुत आगे नहीं है। जब हम समझते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन, ये लोगों में अवेयरनेस कम है और लोग इतना स्टिग्मा क्यों है, शर्मिंदा होते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए। वेस्ट में भी ये सब कुछ था, वो भी एक नफ्सियाती पेशेंट को इसी तरह देखते थे कि वो शायद हमें मार देगा या बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, उसके पास जाते हुए डरते थे। ऐसे असाइलम्स के पास से गुजरते हुए परेशान हो जाते थे, अंदर जाना तो दूर की बात है, एक दफ़ा छोड़ के आ जाते थे फैमिली को, फिर सालों तक उनको देखना नहीं चाहते थे। तो टाइम हैज़ चेंज्ड, अब हम दूसरे वक्त में एंटर हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि एक तो नई मॉडर्न दवाइयाँ यासिर जो आई हैं 1990s से लेके 2000 तक और इवन 2005 के बाद ऑनवर्ड्स, वो साइकाट्री को चेंज कर रही हैं, रिजल्ट्स को बेहतर बना रही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर रही हैं। और लोगों में जब ये अवेयरनेस आएगी कि दवाइयाँ मॉडर्न हैं, नई रिसर्च है, और ये जो रेडिकल ट्रीटमेंट जो पुराने ज़माने की दवाइयाँ दी जाती थी जिससे लोग आदी हो जाते थे, ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे जो कभी रिवर्सिबल नहीं होते थे,
तो वो क्यों नहीं ट्राई करना चाहेंगे? कि अभी भी जब मैं पेशेंट्स को सुनता हूँ, कल ही एक पेशेंट वो कह रही मुझे और पहली दफ़ा आई थी और मुझे कहने लगी मुझे सबसे बड़ा डर ये है डॉक्टर साहब कि क्या ये मैं दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर खाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सबसे पहला फेर यही होता है एग्जैक्ट। फिर ये होता है। मैंने उससे कहा देखिए ये मैं जवाब आपको नहीं दे सकता, पहली दफ़ा आप मुझे मिल रही हैं। तकरीबन 25 से 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 6 महीने से साल दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद उनको कभी दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं कराया, उसको डिले किया, समझा नहीं कि ये नफ्सियात का मसला है, जी और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड आपके प्रॉब्लम्स होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको लंबे अरसे के लिए दवाई लेनी पड़ेंगी, और चांस ये भी हो सकता है कि आपका ठीक होने का चांस भी कम हो जाए। तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ये अप्लाई बाकी फील्ड्स में भी होता है। हार्ट अटैक को ले लें कि जितनी जल्दी अर्ली वार्निंग साइंस पता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अब वो मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर हो सकती है कि उसका रिजल्ट बेहतर आ गया। अनलेस कि अब बहुत लेट कर दिया आपने तो चांसेस मरने की भी हाई हैं, और क्या पता कि डैमेज ज़्यादा बड़ा हो जाए। फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे भी यही है तो यासिर। आप समझते हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है और हम भी उस तरफ आ रहे हैं। शुक्र है कि लोगों में अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है, और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो वेस्ट में भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ, बट ये थोड़ा सा कुछ जगहों पर हुआ है कि अब डॉक्टर के पास जाना। ओके ओके, याहिया इज़ हियर विद अस। याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो आज याहिया को सबसे पहले जो है वो शामिल करते हैं। याहिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। यासिर, आप दोनों को बहुत सलाम हो। मैं आप मेरा शुक्रिया क्यों अदा करेंगे, मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप मुझे फॉरम देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सारे चैनल मैं बड़ा शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ आपकी कॉल का। नहीं, बड़ी थैंक अच्छी यू सो मुझे मच। ये फीडबैक आपकी मिलती है अफेक्शन है, मुझे। और डेफिनेटली एक सीरियस बात आप कर रहे होते हैं, और मैं तारीफ की बात नहीं, क्योंकि मैं कर इसलिए सकता हूँ कि मैं तमाम चैनल देखता हूँ और इंटरनेशनल भी देखता हूँ। तो आपके अंदर ये कि आप देखें, जो भी सबका जो एंकर होता है ना, या हमारे बेसिकली एंकर्स एक्टर्स बन गए, और वो यानी खुद एक पार्टी बन जाते हैं। पार्टी नहीं बनना चाहिए, आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए जो बोथ साइड से सुनते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, दवाइयों के हवाले से आपने बात की। मैंने जो रियलाइज किया, ठीक है बहुत अच्छी दवाइयां भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं जब फॉलो कर रहा हूँ पीछे से, तो बहुत सारी दवाइयां कंपनियां जो बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत बहुत गलत प्रैक्टिस भी कर रही होती हैं। ऐसी दवाइयां बना देती हैं जो आपको एडिक्ट बना देती हैं। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में, मैं आपको यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियों को बहुत बड़े फाइन्स पड़े कि जिन्होंने गलत दवाइयां लोगों को दी और प्रेस्क्राइब की, डॉक्टरों ने उनको बेचा, कमाया, और मिलियंस ऑफ डॉलर के उनको पेनल्टीज भी पड़ चुकी हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि देखिए, क्योंकि दवाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि दवाई की डोजेज जो है वो देना एक फार्मासिस्ट का काम है। हमारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट तो है नहीं, वो डोज सेट करते हैं, वो और डोज जो पब्लिक आप किसी को खाने को देते हैं तो अपनी मर्जी से वो आगे पीछे कर देता है, उसके इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। तो आप इस बारे में कुछ फरमाइए, क्योंकि इसके अंदर रॉन्ग प्रैक्टिसेस बहुत हैं दवाई के देने में, और क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है आपके कमर्शियलिज्म की, डॉक्टर्स को ब्राइब किया जाता है। तो इस बारे में भी तो कुछ फरमाइए आप। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है याहिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने कॉल किया। और ये भी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है याहिया ने जिसकी तरफ निशानदेही की। अब हमारे यहाँ कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जैसे अभी बात हो रही थी ना, कि आपने तो एक गुड फेथ के अंदर एक मेडिसिन जो है वो उसको प्रिस्क्राइब किया, और ज़ाहिर है उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं था, आपकी तो सोच कुछ और थी। लेकिन यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि कुछ इस तरह की प्रैक्टिस है। लाइकवाइज अब ये जो डोसेज है ख़ास तौर पर इस तरह की, इसमें जैसे आप मेडिसिन के नाम तो मैं नहीं ले सकता इस वक्त, मुनासिब नहीं होगा, बट ये कि उसकी डोसेज को सेट करना, ये वो बाहर तो फार्मासिस्ट वगैरह के पास है सारी है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, सर ये भी बता दें जी। देखिए, मेरी राय डिफरेंट है थोड़ी सी। ये मेडिकेशन जो एडिक्ट कर देती हैं पेशेंट्स को, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटमेंट एज वेल। ठीक है, पहली बात तो ये है। जब मैंने आयरलैंड में काम किया, यूके में किया, ऑस्ट्रेलिया में काम, मैं ये सब मेडिकेशन वहाँ पे भी प्रिस्क्राइब करता था, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी वजह है कि देखें, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी को सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी इंजेक्टेबल पेन किलर्स मौजूद हैं जो कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लिए जाएं तो वो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके। लेकिन 3-4 दिन के लिए अगर वो पेन
मैनेजमेंट के लिए दिए जाएं तो पेन रिलीफ बड़ा ज़बरदस्त करते हैं और वो पेन से बचाते हैं। उसके बाद डॉक्टर को पता है वो कब इतनी जल्दी बंद कर देना है, कि उनका यूजेज है और अच्छा यूजेज है जो कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये दवाएं जो इसकी हम बात कर रहे हैं जिससे एडिक्शन होता है, डिपेंडेंस होती है, जब हम बाहर काम करते हैं, मैंने बाहर, तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि ये दवाई मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए दे रहा हूँ और ये डोज दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को दिखाना है, वो लाजमी डॉक्टर को दिखाता है, उसके बाद उसका डोज चेंज होता है, कम होता है, फिर हम शॉर्ट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग बेंजोस की तरफ जाते हैं, लेस एडिक्टिव मेडिकेशन की तरफ, और विद इन 3 to 5 वीक्स के अंदर अंदर ये दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। तो ये जिस तरह से मेडिकल फील्ड में पेन मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीवियर एंजाइटी है, नींद नहीं आना है, इसमें एजिटेशन या एंगर है, गुस्सा आ जाना है, बहुत चिड़चिड़ापन, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं पहले कुछ दिनों के अंदर, विद इन फ्यू आवर्स से लेके फ्यू वीक्स में। तो डॉक्टर अगर ये प्रिस्क्राइब कर रहा है विद गुड इंटेंशंस कि मैं इतनी जल्दी दवाई बंद कर दूंगा, और बाकी दूसरा प्रॉब्लम एक साइड का ये है कि जो रूट से ट्रीट करती हैं केमिकल इम्बैलेंसेस को, वो दवाइयाँ 3 से 6 हफ्ते ले लेती हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस में भी यही है कि वो दवाइयाँ 4 से 8 हफ्ते ले सकती हैं, और ग्रेजुअली हमें डोज को बढ़ाना है अगर हमें गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो दवाइयाँ लिखना गलत नहीं है, लेकिन गलती क्या हो रही है कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हर जगह पर ये दवाइयाँ फ्रीली अवेलेबल है, अगर एक डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो वो जाके कहीं और से जाके दवाई परचेज कर लेगा, खुद डॉक्टर बन जाएगा। फार्मेसी में कोई चला गया तो वहाँ पर भी लाइसेंस चाहे उनके पास हो ना हो, कोई प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सब चीज़ों के ना होने की वजह से मैल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ रही हैं और एडिक्शन और डिपेंडेंस बढ़ रही है। तो मैं दवाइयों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, हमारे लॉस को, और जिस तरह से कोई पूछगछ नहीं है उसको ठहराऊंगा। अच्छा, अब ये कि कराची में शायद ये ज़्यादा हो रहा है। अब एक मेरा दोस्त गया है इस्लामाबाद, कराची से ताल्लुक़ रखता है, उसके मामू इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ गई ऐसी दवाई की जो साइकाट्री से रिलेटेड है, कि आस्क मी प्लीज़ शफीक, क्या तुम मुझे प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी इस्लामाबाद में। सो रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी हमारे रेगुलेशंस डिफरेंस हैं, वेरी कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ भी आऊँगा। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी नफ्सियाती मामलात और मसाइल के हवाले से, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जो अद्वियात का इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमारे कॉलर क्या किया, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट किया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सेल्फ़ मेडिकेशन का जो सिलसिला, यानी कि ख़ुद से अद्वियात का इस्तेमाल, ये एक बड़ी आम प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जगह पर बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये एक हमें अभी तक ये शायद चीज़ हमें रियलाइज़ नहीं हो पाई है। बहरहाल डॉक्टर साहब, कुछ केस स्टडीज़ की तरफ आते हैं। आप एक प्रॉब्लम ये देखने में आया है कि कुछ लोगों को फेयर ऐसा होता है कि शायद कोई उनको के जिस्म पे कोई हर वक्त जो खारिश सी हो रही है, और वो किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स इतनी आसान तो नहीं है उनको ख़रीदना और उनका इस्तेमाल करना। अब वो साल इस्तेमाल कर रहे हैं बट नो रिज़ल्ट, तो टाइम्स फील होता है कि शायद ये भी कोई नफ्सियाती मसला है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे हाथ का बार बार धोना या इसी तरह बार बार इस तरह करना कि जैसे उनको महसूस होता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर है, जैसे आपने बताया कि किसी को फील होता है कि कॉकरोचेस चल रहा है। ये क्या स्टेट है? मैं चाहूँगा सर इसको भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, डेफिनेटली रिलेट करती है नफ्सियात से। एक पेशेंट आपने मुझे याद दिला दी जो कि आई थी इसी प्रॉब्लम के साथ, और उसकी मेन जो डायग्नोसिस थी वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थी।
इसे हम रूमिनेशन कहते हैं कि एक ही सोच जो है वो बार बार दिमाग में आ रही है, इंट्रूसिव थॉट होती है जो एक दिमाग में घुस रही है। वो इंसान वो सोचना नहीं चाहता, लेकिन वो जितना चाहता है कि वो इसके बारे में ना सोचे, वो सोच उतनी ही ज़्यादा दिमाग में वापस आती है। ये सोच आना कि मेरे जिस्म में खारिश है, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे बार बार हाथ धोना पड़ेगा वरना मैं साफ़ नहीं हूँ, मुझे बर्तन हाथ धोने हैं, या मुझे चीज़ें चेक करनी है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ताला लगाया तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं चेक नहीं किया, 4 दफ़ा जाके चेक कर रहा हूँ लाइट ऑफ की थी लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइट मैंने शायद नहीं की, वापस जा जाके चेक कर रहा हूँ, जिसे हम डाउट्स और चेकिंग कहते जी हैं। जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस बीमारी का हिस्सा होती हैं। जो फिज़िकल जब ये चीज़ आती है कि किसी को खारिश हो रही है, सबसे पहले वो सोचता है ये मुझे डर्मेटोलॉजी या मतलब स्किन का मसला है, जी। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और ये बड़ा हो रहा है कि पेशेंट घूम फिर के सालों के बाद, अब ये मसला इस पेशेंट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 7-8 साल से सफ़र हो रही थी और आस्ते आस्ते खारिश बढ़ रही थी। वो इतनी ज़्यादा अजियत में थी कि वो कहती थी अल्लाह से कि मुझे उठा ले, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। रात को सो नहीं पाती थी, उसको लगता था कि उसके कपड़े भी गंदे हैं, उसको लगता था कि उसकी जिस्म गंदा है, वो बार बार हाथ धोती थी। इरिटेट होकर बच्चों को मारती थी कि छोटे बच्चे थे तो वो कोई चीज़ छेड़ते थे या चीज़ फेंकते थे तो उसको गंदगी से कितनी ज़्यादा नफरत थी तो बच्चों पे गुस्सा उतारती थी। शौहर से लड़ाई झगड़े रहते थे। एक बीमारी की वजह से ना सिर्फ वो खुद अजियत में थी बल्कि उसके बच्चे, उसका शौहर, उसकी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब थी और बहुत सालों तक थी। जब वो एक जगह पहुंची और किसी ने कहा भाई आप किसी साइकेट्रिस्ट को आपने क्यों नहीं दिखाया, और फिर जब वो आई और उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो लगा तकरीबन 6 हफ्ते से 8 हफ्ते, 1.5 से 2 महीना, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क आया। उसने कहा ये तो मैं बिल्कुल बदल ही गई हूँ। उसके चेहरे पे पहली दफ़ा में कोई मुस्कुराहट नहीं थी और वो जिस अजियत में थी, एंजाइटी में थी, बेचैनी में थी, वो सब रिलैक्स हो गई, काम हो गई, वो सोचें आना बंद हो गई और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं और वो समझते नहीं हैं कि ये चीज़ें नफ्सियात से ताल्लुक़ रख सकती हैं और उसके फिर बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई था कि जहाँ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी थी इस बीमारी की कि जीन्स में आई है। लेकिन कई केसेस में ये होता है यासर कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसे परेशानी की सोचें होती हैं, चाहे वो कोई पहले का रिलेशनशिप टूटा है, किसी की डिवोर्स हुई है या किसी की मौत पहले करीबी रिश्तेदार की हुई या कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उस सदमे से, और या तो कभी कोई क्रॉनिक सदमे होते हैं जो एक दफ़ा नहीं बार बार, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की फॉर्म में होते हैं, इमोशनल ट्रॉमास। तो ये सब जो है ना कॉज करते हैं एंजाइटी को भी, डिप्रेशन को भी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी, और उससे ज़्यादा बढ़ के एक और बीमारी को जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें भी ये होता है। अच्छा, ये जो लड़की थी इसमें दोनों चीज़ें थी, ओसीडी भी थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी था कि उसको एक चीज़ें इमेजेस नज़र आती थी अपने सामने। वो जरासीम जो है ना उसको सिर्फ अपने स्किन पे चलते हुए नहीं फील होते थे, वो जरासीम और कीड़ों के शक्ल में उसको सामने नज़र आते थे, आंखों के सामने, और वो उसको देखती थी और परेशान हो जाती थी और डर जाती थी। और वो इसके अलावा बाकी जो फ्लैशबैक्स थे, जो इमेजेस थी, वो उसके डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से थी, जो पहले एक शौहर था जो उसको मारा करता था और उसके ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसका मतलब है कि कोई ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ़, हादसा जिसकी वजह से बहुत बुरे ख्वाब आना, रातों को उड़ जाना, स्टार्टर रिस्पॉन्स के अचानक से खौफज़दा हो जाना, ऐसी इमेजेस नज़र आना जो उस सदमे से ताल्लुक़ रखती हों, अवॉइडेंस बिहेवियर, उन जगहों पे नहीं जाना, वो चीज़ें नहीं करना जो उस सदमे की याद दिलाती हों। बिल्कुल ठीक है, ये सारी उस बीमारी का हिस्सा होती हैं। ठीक है। माइनर्स के अंदर ये ट्रॉमा से जो गुजर कर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की होती हैं, उसको क्या ओवरकम किया जा सकता है
इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों ने जो विटनेस किए होते हैं, या वो ऐसी ट्रेजिक उनके सामने कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जिसको वो विटनेस कर लेते हैं, और फिर वहाँ से रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमें शायद इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो उसी के साथ ग्रो होना शुरू हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ क्रॉनिक होना शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर जो ट्रॉमा के अंदर हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, क्या इसकी रिकवरी है? बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं Right. यासिर इसमें। कि एक तो वो जो हादसा हुआ या जो प्रॉब्लम से वो गुजरा है, या ट्रॉमा जो था वो एक दफ़ा हुआ या मल्टीपल दफ़ा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी या सिवियरिटी कितनी ज़्यादा बिल्कुल थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा थी, किस एज में हुआ, उसकी बाकी डेवलपमेंट, जैसे उसके माँ बाप से उसको प्यार क्या मिला, उसकी सपोर्ट्स और बाकी अर्ली डेवलपमेंट वो कैसी रही है, उससे उसकी पर्सनालिटी कैसी बनी है, उसके बाद उसने उसको किस तरह से डील किया और कोप किया, किसी से शेयर किया कि नहीं किया, बहुत अरसे तक दबा के रखा है, लेकिन क्या वो फिर एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो आगे सबलिमिनेशन या फिर और मैलएडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज़्म होते हैं, उसमें किस तरफ गया। कुछ पढ़ने पे लग जाते हैं, कुछ अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें उनके दिमाग में बार बार ना आए, तो इन अ वे उसको चैनल कर लेते हैं अपनी एनर्जी को किसी ऐसी डायरेक्शन में जो उनको आगे की तरफ ले के चलती है, चाहे वो पढ़ाई या कैरियर हो या रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप हो। लेकिन कभी कभी वो ड्रग्स और नशे की तरफ निकल जाते हैं, और उस रास्तों में चले आते हैं जहाँ पे समझते हैं कि ये हमें बचा लेंगी इन सोचों से, तो वो मज़ीद ख़राबियाँ और कॉम्प्लिकेशंस। तो बात ये होती है कि जब वो बड़े हुए और उस स्टेज पे पहुँचे जब वो हेल्प लेना चाहते हैं, तो उस रास्ते में जब सपोज़ कि ये हादसा, अगर वो बच्चा था 6 साल का, 8 साल का, और जब उसने पहली दफ़ा कोई हेल्प सीख की और वो 22-23 साल का हो गया, तब उसमें ये समझ में आई कि हाँ मुझे ये हेल्प लेनी चाहिए। तो 8 साल से 23 साल के दरमियान का जो सफ़र था वो कैसा गुजरा, उसकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप हुई, उसके अंदर रेजिलियंस कितनी है, बर्दाश्त कितनी है, और वो कितना मैच्योर्ड है कि इन चीज़ों को डील कर सकता है कि नहीं कर सकता, और फिर कितना लकी है कि वो किस अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है जो उसको समझ पाए और उसको अच्छी तरह डील कर सके। अच्छा, ये भी किस तरह होता है जैसे ओपनिंग अ कैन ऑफ वॉर्म्स, कि आप इतनी सारी इश्यूज जो उसने पुराने रखे होते हैं उसके दिमाग के अंदर, तो आप अच्छे अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट हैं तो उसको समझते हुए डील करेंगे। ये नहीं कि अचानक से सारी प्रॉब्लम्स खोल के रख दी, उसको कंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो यू हैव टू डू इट इन अ ग्रेजुअल वे, और उसको स्टेज वाइज लेके चलना, उसको प्रिपेयर करना, और उसको कितने सेशंस देने हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। बट द बॉटम लाइन इज़ कि ये इसको है। पॉसिबल है, तो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। समझाने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते, या ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों को ज़रूरी होता है जो किसी ट्रॉमा से गुजर कर आते हैं, पेरेंट का लॉस होता है, या और इस तरह की अगर कोई चीज़ें उन्होंने विटनेस की हो, कोई एक्सीडेंट अगर वो, तो फिर उससे रिकवरी ज़रूरी है, वरना फिर वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स जो वो क्रिएट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब ये नाइटमेयर्स के ऊपर, एक तो बड़ा डिटेल टॉपिक मैंने सोचा था इसके ऊपर किसी वक्त जो वो करूँगा, लेकिन आज क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो मैं ज़रा चाहूँगा सर, अब ये नाइटमेयर्स का एक मामला है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं साइंसेस में, अभी तक इसके ऊपर जो है वो जारी है कि क्यों आपको नाइटमेयर्स जो नज़र आते हैं, बट कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब भी सोने के लिए जाते हैं वो पहले से इस चीज़ को जो है एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि हम सोएंगे तो नाइटमेयर आएगा, जिसकी वजह से हम परेशान होकर उठ जाएंगे, और फिर जो रेस्ट ऑफ द इवनिंग है वो हमारी जो नाइट हम जाग कर गुजारेंगे उसकी वजह से फिर हमारी नींद ख़राब हो रही है, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। ये क्या सिलसिला है, ज़रा बताएं इसको। ये ऐसे ही है जैसे किसी को एक दफ़ा अगर पैनिक अटैक हो गया ना, तो वो एक उसका स्नो बॉल इफेक्ट होता है, कि नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा डर जाता है, अप्रीहेंशन में आ जाता है कि भाई ये अचानक से मुझे होगा तो मैं उसे कैसे फेस करूँगा और डील करूँगा। इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग। अब नाइट मेयर्स जो हैं, अब नाइट मेयर्स और नाइट टेरर्स में फ़र्क है, ये दो अलग अलग चीज़ें। क्योंकि जैसे ही वो उठते हैं तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी स्टार्ट हो जाता है, वो शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है ना, फिर वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। बिल्कुल। अब नाइट मेयर्स जो हैं वो नॉर्मली होते हैं
उन पेशेंट्स में जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या परेशानी चल रही हो या एंजाइटी चल रहा हो या अप्रीहेंशन हो, ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात चल रहे हों, पास्ट में कोई ना कोई ट्रॉमा या ऐसी चीज़ जो उनको ट्रिगर हुआ हो अभी, ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे जो पहले सेक्सुअल अब्यूज़ से गुज़र चुके और फिर ठीक ठाक जा रहे थे, अचानक से वो इंसान जो रिलेटेड था सेक्सुअल अब्यूज़ से कहीं फ़ॉरेन से या किसी और शहर से मूव करके आ गया उस जगह रहने के लिए, या उसके करीब रिश्तेदारों में से ही एक था, तो उसने ट्रिगर कर दिया फिर से वो एंजाइटी और अप्रीहेंशन कि मैं इसको डील कैसे करूँगा, फेस कैसे करूँगा, साथ में नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए। या तो फिर वो उसकी एनिवर्सरी आ जाती है, किसी की डेथ एनिवर्सरी के करीब करीब जिससे उसका ताल्लुक़ होता है, किसी ने सुसाइड कर ली फैमिली में, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा था, और फिर अराउंड द टाइम कि वो एनिवर्सरी आ रही है उसकी डेथ की, तो फिर नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यूजली देयर इज़ आप उसको रिलेट कर सकते हैं किसी न किसी उस पर, स्कूलिंग के उस पर, बुलिंग को ले लें बच्चों में, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये इमोशनल बुलिंग है, अगर फिज़िकल नहीं तो वो ज़ाहिर ट्रॉमा में है, बता भी नहीं पा रहे हैं और डर लग रहा है उनको, स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं, बिहेवियर से पता चल रहा है कि कोई ना कोई इशू है, और फिर रात को अचानक से उठ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं उनको। तो आई थिंक अगर सही से एक्सप्लोर किया जाए, एवेल्यूएट किया जाए, उनसे बात की जाए, तो आप जड़ तक पहुंच सकते हैं कि क्या वजह है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एंड ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि काउंसलिंग से बेहतरी आ सकती है। स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिकेशन कैन टेम्पररीली हेल्प, जब तक काउंसलिंग हेल्प नहीं करेगी कॉम्बिनेशन हेल्प कर सकती है। दूसरा ये कि आपको जो चीज़ें याद रहती हैं ड्रीम्स में, और अगर बुरे ड्रीम आ रहे हैं तो REM स्लीप में आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। अब ये कि स्लीप के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, थीटा और डेल्टा लेवल्स और फिर REM लेवल्स। हर इंसान जब सोता है तो कहते हैं कि 4 से 6 दफ़ा REM स्लीप से गुजरता है, ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। इसी पीरियड में ही ड्रीम आते हैं, चाहे वो अच्छे ड्रीम हो या बुरे ड्रीम हो। और फिर हर ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को ड्रीम याद रहता हो। अगर आज कल रात आप सोए थे और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ज़रूर हम उन 4 से 6 फेजेस से गुजरे होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने कल रात क्या ख्वाब में देखा। बिल्कुल ठीक। तो ये ज़रूरी है जी, इससे समझ लें पहले, वरना होता हमारे यहाँ है कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर एक ही तरीका होता है, वो फिर किसी बाबा के पास जाते हैं, फिर उससे दम करवाते हैं। ठीक है जी, हर किसी का फेथ है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये कि ये समझाने का मकसद ये है कि नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं और इनका भी बिल्कुल उसी तरह इलाज होता है जैसे दीगर प्रॉब्लम्स का होता है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जो नाइटमेयर्स का चक्कर है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको हाईलाइट कर दें, वो बड़ी ख़राब है। और लेट ईटिंग करने के बाद फिर डिनर करने के बाद सोना, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अब बहुत सारे तो वैसे भी फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, बट ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। क्या ये हो सकता है? दिस कुड बी द रीज़न व्हाट यू थिंक? बिल्कुल, बल्कि आपने वो सवाल पूछ लिया जो मैं वैसे भी कहना चाह रहा था। आपने मेरे मुँह की बात छीन ली, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि जैसे ख्वाब को अगर हम देखते हैं फ्रॉम कुरान पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से ख्वाब आ सकते हैं, आपके जिस्म की तरफ से, कि बॉडी रिलेटेड या फिर लाइफ इवेंट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं जिससे आपके ख्वाब रिलेट कर सकते हैं। तो जब बॉडी से रिलेटेड को कुरान भी कहता है, इसका मतलब है कि बदहज़मी, गलत टाइम पे खाना, मसालेदार खाना, लेट सोना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रीम्स आपकी स्लीप की क्वालिटी पे अफेक्ट करती है बहुत बुरी तरह से, और फिर वो ड्रीम की सूरत में भी आपको ट्रबल देती है, परेशान करती हैं बुरे ख्वाब की सूरतों में। तो ये अब बहुत कॉमन है कि हम बहुत लेट खा रहे हैं, बहुत मसालेदार खाने खा रहे हैं, मिर्चें ज़्यादा हैं, रिफ्लक्स, एसोफेगल रिफ्लक्स अगर है, और ये अब इतना कॉमन हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा इंसान जो है नेक्सियम या कोई भी ऐसी दवाई ले रहा है जो कि वो इंडाइजेशन के लिए है, जिसकी ज़रूरत ना हो। अगर हम जल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, टाइम पे सोएं, रूटीन अच्छी रखें, और ये कि आप अपने वेट मैनेजमेंट का ख्याल रखें, बिल्कुल ठीक तो ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ठीक है।
अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हम जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें फीड कर रहे हैं, मैं इसके बारे में आज कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जब मैंने पढ़ी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कवर किया। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जाके फीड हो रही हैं जो रिकॉल होती हैं ख़ास तौर पर सोते वक्त या उस दौरान। अब हम तो इस चीज़ का नहीं ख्याल कर पा रहे, लेकिन जो मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं इसको कैसे क्योर करें, इसको बताएं कि स्क्रीन टाइम की वजह से क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये उसमें फीड हो रही है चीज़ें? जी बिल्कुल जी, स्क्रीन टाइम ने तो पूरी दुनिया बदल दी है मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान भी डेफिनेटली इसमें शामिल है, बल्कि हम शायद बाकी मुल्कों से ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि रूटीन हमारा बिल्कुल आउट है। कराची स्पेशली, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो बाकी शहरों के मुकाबले में यहाँ पे लेट सोना बहुत ज़्यादा कॉमन है। रात को मोबाइल का फ़ोन यूजेज डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव है, उस बहुत लेवल्स पे नेगेटिव। जी एक तो देखें, जब आप स्क्रीन देख रहे हैं, रात को अंधेरा है, रात को सोने का टाइम है, तो जो लाइट आपकी आंखों को जा रही है, स्ट्राइक करती है, वो मेलाटोनिन लेवल्स पे अफेक्ट करती है कि आप ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अभी भी दिन है, रात नहीं हुई है। एग्जैक्टली, बड़ी काम की बात है। ठीक है ना। आपके जब मेलाटोनिन लेवल्स क्या हैं कि मेलाटोनिन लेवल्स अगर इम्बैलेंस उसमें आ जाए या गलत टाइम पे वो स्टिमुलेट हो रहे हों तो आपको नींद आपके टाइम पे नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। अगर आप डेली रात को सही टाइम पे सो रहे हैं तो देन आप रेगुलेट करते हैं मेलाटोनिन लेवल्स को, सुबह ठीक टाइम पे उठते हैं, फजर पे या अर्ली मॉर्निंग में, और डे टाइम जब एक्चुअल सनलाइट जब आपकी आंखों के थ्रू जाती है तब आपको सिग्नल मिलता है कि हाँ ये है एक्चुअल दिन और फिर बिल्कुल ऐसा। ये तो एक लेवल मेलाटोनिन लेवल के हवाले से हो गया। दूसरा, मल्टीपल आप सिग्नल्स दिमाग को भेज रहे हैं। आप कोई भी ड्रामा देख रहे हैं या टिकटॉक देख रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, तो होता है कि हमारा दिमाग सारी चीज़ें ले रहा है। हमारे दिमाग में है न्यूरॉन्स, वो फायर कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा दिमाग चाहता है कि जितनी चीज़ें हमने देखी या सुनी उसको मेमोराइज़ करे, और ना सिर्फ मेमोराइज़ करे, हमारा ब्रेन भी एक लाइब्रेरी की तरह है कि वो उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। हर चीज़ को अपने कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज करके रखे ताकि जब उसको रिकॉल करने की ज़रूरत हो तो वो हम रिकॉल कर सकें। अब रात को जब इंसान सोता है, नींद का मकसद भी ये होता है कि वो ब्रेन की उस ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई जो जो चीज़ें आपने दिन में सीखी हैं, करी हैं, ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं, सुनी हैं, वो चीज़ें याद रहें, ताकि नेक्स्ट डे आप पता हो कि हमने कल क्या किया था, किससे मिले थे, क्या काम कल करना है, आज क्या करना है, बेस्ड ऑन जो भी। या फिर अगर आप एकेडमिक में पढ़ रहे हैं, कुछ आपने यूनिवर्सिटी में सीखा है, और इसके साथ कंफ्यूजन ये हो जाती है क्रिएट कि आपने वो अननेसेसरी सारी इंफॉर्मेशन जिनकी आपके दिमाग को ज़रूरत नहीं थी वो भी दिमाग में डाल दी, वो भी उस टाइम पे जब सोने से पहले। तो होगा ये कि न्यूरॉन्स और ज़्यादा फायरिंग शुरू कर देंगे दिमाग में। उससे ये होगा कि आपकी डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप होगी, कि आप सो नहीं पाएंगे। जो लेटे और सोने से पहले का टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। और होता भी यही है। वैसे तो ये होना चाहिए कि आप लेटे हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर आपने आँख बंद की और आप सो गए, लेकिन कई लोग ये कि घंटों लेटे रहते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती। फिर वो उसके बाद दूसरी गलती ये करते हैं कि 10-15 मिनट लेट गए और नींद नहीं आ रही तो फिर मोबाइल उठा लिया कि चलो नींद नहीं आ रही तो जब तक नींद ना आए मोबाइल ही यूज़ करते रहो। वेरी राइट। तो ये एक फिर साइकिल बन जाती है कि आप एक वजह से नहीं सो पा रहे, फिर वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं ताकि फिर आप ना सो पाएँ, और फिर करते करते फजर का टाइम हो जाता है और फिर जाके आप थकार के सोते हैं तो बचता है क्या टाइम है दिन में प्रोडक्टिविटी का कुछ भी नहीं। और फिर हमारे यहाँ तो आपको पता है लोड शेडिंग का चक्कर और इस तरह के मामलों में खुद उसका शिकार हूँ, इसलिए मैं तो उसका ज़रूर तस्करा करूँगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो जब नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आपको जो पूरा दिन में जो काम करने होते हैं वो आप ठीक तरह से नहीं कर पाते। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि होता फिर ये कि आप फिर यकीनन कहते हैं कि मेरी मेमोरी सही नहीं है, मुझे मेरी चीज़ें याद नहीं रहती। आपको कैसे चीज़ें याद रहेंगी? कि आपने सही से उसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया है तो रिकॉल कैसे करेंगे? आपने इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे दी है कि
उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि कितनी चीज़ें वो संभाले और कितनी चीज़ों Exactly, को बिल्कुल डिलीट ऐसा ही करे। है। कि ये भी कंप्यूटर की तरह है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल दी और उसकी हार्ड ड्राइव ही एक लेवल तक उसको मेमोराइज कर सकती उसकी है, तो कैपेसिटी है कि प्रोसेसिंग एग्जैक्टली स्लो हो जाएगी बिल्कुल ऐसा ही और दिमाग की प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है हो फिर। जाती है, डेफिनेटली होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये प्रॉब्लम हमेशा से रहता है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमेशा बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रहती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और लोग जानना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी निशानदेही की कुछ चीज़ों की, और बहुत सारे और दीगर मामला हैं। अब ये सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह हमें इस्तेमाल करना है और इसको, ये जो हमारी मेमोरी है जो कि ओवरलोड हो चुकी है, उसको कैसे हम जो है वो ठीक रख सकते हैं, ऑर्डर में रख सकते हैं। और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं इस वक्त सबसे बड़े प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नफ्सियाती मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।